हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी फ़िज़िक्स की जो सीरीज़ चल रही है यूपीपी एंड रेलवे के लिए स्पेशली, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम अपने कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक था वेव्स का। उसमें हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ने लगे थे, तो वो काफ़ी लेंदी हो गया था, तो उसका बचा हुआ पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे। आई एम श्योर कि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी उसको हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आसानी से समझ सकें और कवर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल जितना हमने पढ़ा था वो यहाँ तक था। लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो यहाँ पर फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ध्वनि तरंग के लक्षण या विशेषताएं, यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो तीव्रता या मतलब हम इसे कह सकते हैं इंटेंसिटी या तीव्रता क्या होती है। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। मतलब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो ध्वनि की ऊर्जा होती है उसे ही ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। आयाम मैंने आपको कल बताया था। इसे मापा जा सकता है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसे हम माप सकते हैं। और शायद आप सबको पता भी होगा कि ध्वनि की तीव्रता हम किस में नापते हैं, डीबी यानी डेसिबल में नापते हैं। इसका मात्रक डेसिबल होता है। इसे हम स्मॉल डी और कैपिटल बी, जैसा मैंने यहाँ बताया, डेसिबल में इसकी तीव्रता को मापते हैं। सामान्य वार्तालाप की तीव्रता क्या होती है। यहाँ पर सामान्य वार्तालाप जो हम करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, जो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं किसी से, तो उसमें कितने डेसिबल की साउंड का हम यूज़ करते हैं, तो 30 से 60 डेसिबल की जो साउंड वेव्स होती हैं उसका यूज़ करते हैं। ध्वनि प्रदूषण WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो साउंड होती है वो ध्वनि प्रदूषण या नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करती है। देखिए 30 से 60 डेसिबल में हम सामान्य वार्तालाप करते हैं, मतलब हमारे कान उसको सुन सकते हैं, ठीक है, और वो हमें नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ध्वनि प्रदूषण की बात करें, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है मोर देन 80 डेसिबल, अगर ज़्यादा 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर इंटेंसिटी है साउंड वेव्स की, तो वो फिर नॉइज़ पोल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन मफलर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो यूपी टेट की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, और भी वन डे एग्ज़ाम में मैंने इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट होते हुए देखा है। ग्रीन मफलर, ये जो ग्रीन मफलर आएगा कि किससे रिलेटेड है। जो मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि ग्रीन मफलर इनमें से किस चीज़ से संबंधित है। उसमें था ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और एक कोई अदर ऑप्शन था। तो आपको ये याद रखना है कि जो ग्रीन मफलर स्कीम है या ग्रीन मफलर जो योजना है वो किससे रिलेटेड है, वो साउंड नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है, साउंड नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो इस तरीके नामक योजना प्रारंभ की है जिसके तहत सड़कों पे दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। आप जो देखते हैं कि जब हम किसी हाईवे पे जाते हैं या सड़क पे जाते हैं तो उसके दोनों साइड ग्रीन प्लांट्स का प्लांटेशन किया जाता है। इसे ही ग्रीन मफलर स्कीम कहा जाता है। गवर्नमेंट ने ये क्यों स्टार्ट किया, ताकि जो वाहन होते हैं, जो बड़े वाहन होते हैं जिनका हॉर्न जो है बहुत ज़्यादा लाउड होता है, तो या जो उनसे जो साउंड वेव्स निकलें, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेंसिटी की होंगी, तो वो जो प्लांट्स हैं अगल बगल वो उसको एब्जॉर्ब कर लें और ध्वनि प्रदूषण ना हो पाए। अब ध्वनि प्रदूषण से कुछ हमें जो नुकसान होते हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहली बात तो बहरापन हो सकता है, बिल्कुल। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस भी हो सकता है। मतलब प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का मतलब होता है पूरी तरीके से सुनाई ही नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही, या माइनर हियरिंग लॉस हो सकता है।
दूसरा है अवसाद। अवसाद यानी डिप्रेशन। अगर आप दिन भर बहुत ज़्यादा शोर या भीड़ भाड़ में रहेंगे तो आपका एक हेडेक होने लगेगा। एक आप धीरे धीरे अगर आप डेली उस माहौल में रहेंगे तो आप डिप्रेशन की स्टेट में भी जा सकते हैं। दूसरा है हाई बीपी। अगर आप डेली इतने नॉइज़ में रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर सकता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमें नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है तारत्व, जिसे हम कहते हैं पिच। ध्वनि का यह वह गुण है जिससे किसी आवाज़ को मोटा यानी हैवी या बारीक या श्रिल कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में कि जो आदमियों की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और जो लड़कियों की आवाज़ होती है, जो उनकी वॉइस होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है। तो वो किस लिए होती है? ऐसा क्यों होता है कि जब वोकल कॉर्ड, जब आप बायो पढ़ेंगे, मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, वोकल कॉर्ड यानी स्वर यंत्र, तो जो स्वर यंत्र होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम है। तो जब मेल और फीमेल दोनों में ही सेम है तो कहाँ से ये आपका जो आदमी की आवाज़ होती है, जो मेल की एक वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी सी मोटी होती है, जबकि जो फीमेल की वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी पतली होती है। इसीलिए हम पहचानते हैं ना कि ये आदमी बोल रहा है कि ये औरत बोल रही है। इवन हम उसे देख नहीं रहे हैं, केवल उसकी वॉइस सुन रहे हैं तो भी हम पहचान जाते हैं कि ये लड़के की वॉइस है कि ये लड़की की वॉइस है। तो वो पिच की वजह से ही हम उसे पहचान पाते हैं। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, जो फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर करता है। यानी तारत्व जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। ध्वनि के तारत्व को मापा नहीं जा सकता है, और जो तारत्व है, जो पिच है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जब जब पिच ज़्यादा होती है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए जब पिच जो है वो हाई होती है तो क्या होता है कि आवाज़ जो होती है वो पतली होती है, ठीक है। जैसे कि लड़कियों की जो वॉइस होती है, सब आवाज़ होती है, उसकी पिच हाई होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। और जो लड़कों की जो पिच होती है वो कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है। जैसे यहाँ देखिए, शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में कम होता है। यहीं से आप समझ लीजिए, जैसे शेर की दहाड़ है, दहाड़ बहुत तेज़ और मोटी होती है, तो बता रहा है कि तारत्व कम होता है, इसलिए शेर की दहाड़ मोटी होती है। और मच्छर की भिनभिनाहट एक बजिंग साउंड होता है, तो उसकी पिच ज़्यादा होती है। सिमिलरली इसको आप कंपेयर कर सकते हैं मेल और फीमेल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेक्स्ट गुण है प्रबलता या लाउडनेस। व्यक्ति के कानों की संवेदनशीलता का माप ही प्रबलता कहलाती है। आपके कान जो है वो कितने सेंसिटिव हैं, कितने डेसिबल की साउंड के लिए सेंसिटिव हैं, वही उसकी प्रबलता कहलाती है। यह ध्वनि के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अब आप स्विमिंग पूल में के अंदर चले जाइए। स्विमिंग पूल के अंदर आप जैसे डुबकी लगाते हैं, आप अंदर थोड़ी देर सांस रोक के रुक जाइए, अंदर ही रहिए, बाहर मत निकलिए। और बाहर कोई मान लीजिए डीजे बज रहा है, तो वो आज आपको जो साउंड सुनाई देगा वो बहुत ही धीमा सुनाई देगा। और जैसे ही आप पानी के ऊपर आएंगे, अब आपका मीडियम क्या हो गया, पहले आपका मीडियम क्या था, लिक्विड था। जो साउंड वेव्स थी उनका मीडियम लिक्विड हो गया था, आप लिक्विड के अंदर थे। और जब आप ऊपर आ गए तो आपका मीडियम क्या हो गया, गैसेस मीडियम हो गया, क्योंकि आप एयर में आ गए, राइट। तो दोनों में ही जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है, वो अलग अलग हो जाएगी। तो यहीं पर ये पॉइंट क्लियर होता है कि जो प्रबलता है, जो लाउडनेस है साउंड की, कि कितना तेज़ सुनाई देगा और कितना धीमा सुनाई देगा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ध्वनि की प्रबलता को भी हम माप नहीं सकते हैं। कोई एक ध्वनि किसी व्यक्ति के लिए तेज हो सकती है, प्रबल हो सकती है, और दूसरे व्यक्ति के लिए मृदु हो सकती है। भाई आप जैसे कभी घर पे बहुत आपको कोई म्यूज़िक बहुत पसंद है, कोई गाना सॉन्ग बहुत सपोज दैट पसंद है, और आप उसे बहुत हाई वॉल्यूम में चला देते हैं। अब आपको तो वो अच्छा लग रहा है, आपको वो पसंद है, लेकिन हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना पसंद हो, तो वो तुरंत कहने लगते हैं धीमा करो, इतनी तेज़ क्यों चला रहे हो। तो इस तरीके से हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए कोई आवाज़ जो है वो लाउड हो सकती है, किसी के लिए बहुत वो प्लीजेंट हो सकती है, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गुणवत्ता या गुणता, यानी क्वालिटी और टिम्बर। समान तारत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद करने का गुण ध्वनि की गुणवत्ता कहलाता है। मतलब अगर पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है
तो ऐसी साउंड वेव्स में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये गुण ही गुणवत्ता या गुणता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। हम लाइट में भी इसको पढ़ते हैं, राइट, और हम साउंड में भी इसको पढ़ते हैं। तो अभी हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। जब ध्वनि उचित परावर्तक सतह से टकराकर, ध्वनि जो साउंड वेव्स हैं वो उचित परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती हैं तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि परावर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन के नियम होते हैं, मैं आपको ये लाइट में पढ़ाऊंगी। ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, जिसे हम कहते हैं इको। इको इको पढ़ेंगे हम। इको क्या होता है, यानी प्रतिध्वनि यानी इको क्या होता है, जब व्यक्ति किसी उचित जब व्यक्ति किसी उचित परावर्तक सतह के सामने जोर से चिल्लाता है तो कुछ समय पश्चात उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हम पहाड़ों के टॉप पे पहुंच के कहते हैं कि अपना नाम बुलाइए, तो वो वापस से इको होके साउंड बैक आएगा और आपको आपका ही नाम सुनाई देगा, और एक नहीं दो, कभी कभी 2 या 3 बार। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है कि अगर आपने तेज़ से चिल्लाया और सामने अगर कोई जो परावर्तक सतह है, अगर वो उचित परावर्तक सतह है तो उस पर साउंड वेव जाएंगी, टकराएंगी और वापस से आएंगी। वैसे ही पहाड़ों पे होता है, आप चिल्लाते हैं तो सामने जो भी सतह होती है, सपोज दैट कोई दूसरी पहाड़ी है या कुछ है, तो उस से टकरा कर वो साउंड वेव वापस आती है और आपको 2 या 3 बार अपना ही नाम सुनाई देता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड्स का समय अंतराल होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये भी देखा होगा, जब आप पहाड़ों पे जाके चिल्लाएंगे तो आप जैसे ही चिल्लाएंगे तुरंत आपको नहीं सुनाई देगी, कुछ 1.1 सेकेंड या 1 सेकेंड के बाद आपको वो आवाज़ अपनी रिफ्लेक्ट होके आएगी और वो सुनाई देगी। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग लाउड स्पीकर और स्टेथोस्कोप में किया जाता है और इसे बहुल परावर्तन बोलते हैं। लाउड स्पीकर में भी हम सेम चीज़ करते हैं और स्टेथोस्कोप में भी सेम चीज़ होती है। किसी ध्वनि के लिए एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी हो सकती हैं, यानी कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आप पहाड़ पे एक बार चिल्लाते हैं, एक ध्वनि दिया आपने, लेकिन प्रतिध्वनि जो आई, जो इको आया, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकेंड है तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था v क्या है, आपकी वेलोसिटी हो गई, t क्या है, टाइम पीरियड हो गया, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य हो गई आपकी, राइट। अब ये कह रहा है कि ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो आवर्तकाल है, मतलब जो प्रतिध्वनि आई हमारी वापस, तो 0.1 हमने यहाँ पढ़ा कि 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। तो हमारा आवर्तकाल कितना हो गया, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड का डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। हमें पता चल गया कि 0.1 सेकेंड, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये हमें जो है हम ये इसके कॉन्सेप्ट में है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में नहीं आपको दिया जाएगा कि मतलब जब प्रतिध्वनि की बात हम करेंगे तो वहाँ पे टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड का ही आप लेंगे। और कह रहा है कि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये वेव है, साउंड वेव है, तो ये दो, एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन था और एक रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस ही क्या होती है, लैम्डा होती है, ठीक है। एक संपीड़न और एक विरलन के बीच में, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लैम्डा कहते हैं। तो डिस्टेंस ही तो निकालनी है हमें, दूरी ही निकालनी है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया वेलोसिटी, हमें मिल गया टाइम पीरियड, हमें निकालना है लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला दिया हुआ, लैम्डा है क्या, v इंटू टी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या दी हुई है हमें वैल्यू की,
वैल्यू दी है 350 वी की और टी की दी है हमें 0.1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मीटर आ जाएगा, 35 मीटर। तो न्यूनतम दूरी जो हमारी हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हमारी जो हो जाएगी, अभी ये 35 जो आपका निकल के आया है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा इसको। ये जो 35 आपका निकल के आया है, 35 मीटर निकल के आया है। 30 क्या हो रहा है, 35 मीटर, राइट। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 17.5 मीटर, 17.5 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अनुरणन या रिवर्बेशन। रिवर्बेशन क्या होता है? किसी बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि बहुल परावर्तन के कारण लंबे समय तक बनी रहती है। ये बारंबार परावर्तन जो ध्वनि को स्थायित्व प्रदान करता है अनुरणन कहलाता है। जो बारंबार परावर्तन होता है मतलब एक बार वो आवाज़ बोली गई और बार बार वो उस हॉल में, खाली एक हॉल में घूम रही है खाली स्थान पर, उसे ही अनुरणन या रिवर्बेशन बोलते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में अनुरणन को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी और छिद्रित बनाई जाती हैं। अब सेम हम जो है अपने सिनेमा हॉल पे या अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक क्लोज स्पेस है और ऑब्वियस सी बात है वहाँ बड़े बड़े स्पीकर्स चल रहे हैं, तो वो ही स्पेस, अब उसमें क्या होगा कि अगर वहाँ की जो वॉल है, आप कभी टच करके देखिएगा, उसमें स्पंज जैसा कुछ लगा होता है, काफ़ी मोटा सा, उसमें छेद होते हैं। कभी टच करके उसकी वॉल को देखिएगा तो वो क्यों किए जाते हैं? अगर वो नहीं करेंगे, सिंपल वो ईंटे की और उसकी जो सिंपल वॉल जैसे होती है, अगर वैसे होगी तो जो डायलॉग एक्टर बोलेगा वो उसमें रिवर्बेशन होगा। एक बार वो बोलेगा और हमें 50 बार सुनाई देगा। ऐसे तो मूवी 30 दिन में भी नहीं ख़त्म होगी, तो एक ही डायलॉग हमें 50 बार सुनाई देगा। तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, वो उसकी जो वॉल है उसमें स्पंजिंग करते हैं, उसको स्पंज से पूरा कवर करते हैं, उसमें वो छेद होते हैं स्पंज में, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, बादलों का गरजना अनुरणन का ही उदाहरण है। एक जगह बादल गरजता है और वो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक कई बार उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो रिवर्बेशन ही होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है मैं तब से आपको कह रही हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो सब इसी एग्जाम्पल से ही आएंगे। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ये रिटन है और काफ़ी लेंदी है, बट मैं क्या करूं, आपके में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके में डोमिनेंट हैं। जैसे आ जाएगा कि बादलों का गरजना किसका उदाहरण है, तो उसके लिए आपको ये लिखना ही पड़ेगा। इसका कोई न्यूमेरिकल फॉर्म तो है नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उसे नोट डाउन करना पड़ेगा और उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। यही कर सकते हैं आप। तो इस नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स आप बनाएंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का। अभी हमने ध्वनि का परावर्तन पढ़ा था, अब हम ध्वनि का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या होता है ध्वनि का अपवर्तन? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित होती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। देखिए मैंने आपको भी क्या एग्जाम्पल बताया, सपोज दैट ये एक स्विमिंग पूल है, आप यहाँ पे नहा रहे हैं, ये आप हैं, ड्राइंग पे मत जाइएगा, और ये नीचे पानी है और ये पानी के ऊपर की सरफेस है। ऊपर की सरफेस का मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया, ठीक है। एयर है मतलब मान लीजिए गैस मीडियम है, गैसेस मीडियम है, ठीक है। और नीचे जो पानी है ये क्या है? ये लिक्विड हो गया, लिक्विड मीडियम है हमारा। अब कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई लाउड स्पीकर जो है हमारा चल रहा है, ये बढ़िया स्विमिंग पूल में नहा रहा है, इंसान डांस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से साउंड वेव्स आई। अब साउंड वेव्स जिस मीडियम में आई, ये गैसेस मीडियम था और इसने डुबकी लगाई, ये आ गया नीचे यहाँ। अब इसने जो जब नीचे आई साउंड वेव आपकी वाटर लिक्विड मीडियम में, थोड़ा सा वो डेविएट करेगी, वो विचलित होगी। कैसे? ऐसे यहाँ पे आई और आने के बाद मान लीजिए वो विचलित हो गई, इस तरीके से हो गई, इधर चली गई, विचलित हो गई, तो इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जब ध्वनि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन मतलब, सघन का मतलब क्या होता है? डेंस। डेंस क्या होता है? डेंस मतलब, डेंस आप ये समझ लीजिए कि ऐसा मीडियम जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लोज हैं, जो
अणु हैं वो बहुत पास पास कॉम्पैक्टली, जैसे मान लीजिए सॉलिड है या लिक्विड है। देखिए सबसे ज़्यादा सघन कौन है? सॉलिड, फिर कौन है? लिक्विड, फिर कौन है? गैस। ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो आगे हम केमिस्ट्री क्लासेस में पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव की अवस्थाएं। उसमें अच्छे से आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैसे सॉलिड सॉलिड होता है, लिक्विड क्यों लिक्विड होता है, और गैस क्यों गैस होती है। डेंस क्या होता है, और सघन क्या होता है, विरल क्या होता है, और विरल माध्यम क्या होते हैं। विरल माध्यम वो होते हैं जिसमें जो अणु हैं वो दूर दूर हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो जब ध्वनि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर होती है, परंतु विरल से सघन माध्यम में जाने पर वो अभिलंब के नज़दीक आती है। जैसे ये है, ये इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब अभिलंब है, इस पर पड़ी तो क्या होता है कि ये जब सघन से, मान लीजिए ये डेंस है, सघन विरल को शायद कौन सा मीडियम बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे उसकी इंग्लिश नहीं याद आ रही है, विरल को क्या कहते हैं, बट विरल में आप ये समझ लीजिए मॉलिक्यूल दूर दूर तक हैं। सघन में आप मान लीजिए ये कोई सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम है, मान लीजिए ये कोई लिक्विड मीडियम है, ये और लिक्विड से हम गैस में आ रहे हैं, राइट। लिक्विड से गैस में आए, गैस एक विरल माध्यम है और लिक्विड एक सॉलिड थोड़ा सघन माध्यम है। ठीक। तो जब हम सघन कहाँ गया, अब जब सघन से विरल यानी विरल जाते हैं तो वह अभिलंब से दूर होती है, मतलब कि जो अभिलंब है अभिलंब से ऐसे दूर हो जाएगी। और जब विरल से सघन माध्यम, जब इधर वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, जब हम विरल से सघन यानी कि जब इधर गैस से जब लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, वो अभिलंब के नज़दीक आती है। जैसे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर हमारा गैस हो गया, नीचे लिक्विड हो गया, तो क्या होगा, वह अभिलंब के नज़दीक आती है। तो वो कुछ इस तरीके से एक सेकेंड, इस तरीके से डेविएट करेगी, राइट। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपवर्तन होता है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन के बारे में। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही रात में ध्वनि दिन की तुलना में अधिक दूर तक सुनाई देती है। अपवर्तन की वजह से ही जब रात में सन्नाटा हो जाता है तो हमें दूर की जो साउंड है वो भी हमें सुनाई देता है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि का विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? तो ध्वनि का विवर्तन क्या है? ध्वनि का यह वह गुण है जिसके कारण ध्वनि अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। जैसे ये साउंड वेव जा रही है, अब इसके कोई यहाँ पे कोई सरफेस आ गई तो क्या करेगी, इसके साइड से होके डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे से फैल जाएगी, कई जगह चली जाएगी। इसे ही विवर्तन कहते हैं। ध्वनि के विवर्तन के कारण ही कमरे में बैठे व्यक्ति को बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हम रूम में बैठे हैं और हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो कैसे सुनाई देती हैं? हमें विवर्तन के कारण ही सुनाई देती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्वनि का व्यतिकरण। व्यतिकरण, जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनियाँ माध्यम में के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं तो वहाँ ध्वनि की ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो साउंड एनर्जी है उसका, जिसे ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसमें ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव के तरीके का जो व्यतिकरण होता है उसमें जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसमें दोनों ध्वनियाँ समान कला में होती हैं, समान कला में होती हैं। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। एक कंस्ट्रक्टिव है, एक डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, इसमें दोनों ध्वनियाँ विपरीत कला में होती हैं। यहाँ ध्वनि की तीव्रता मिनिमम होती है, मैक्सिमम मिनिमम और समान और विपरीत कला की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अनुनाद या रिजोनेंस। इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करते हैं। जब 12th में आपने फिजिक्स, अगर आपने साइंस साइड से पढ़ा होगा तो आप 12th में फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल भी है, रिजोनेंस, अनुनाद नली का एक प्रैक्टिकल होता है, साउंड में ज़रूर किया होगा। चलिए पढ़ते हैं अनुनाद के बारे में। माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा हो और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम में वृद्धि होती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। जैसे माध्यम में कोई कण है, वो स्वतंत्र रूप से जैसे दोलन कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल, हमने यहाँ से एक फोर्स इस पर लगा दिया, ये एक पेंडुलम है मान लीजिए, हमने फोर्स लगा दिया, उसके आयाम में एम्पलीट्यूड में वृद्धि हो गई।
जो एम्पलीट्यूड क्या था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, राइट। तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि तरंगे स्वतंत्र कण के आयाम में वृद्धि करती हैं। जो फ्री पार्टिकल होता है उसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट करती है। रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो जो है वो किस पे, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रेडियो इनमें से किस सिद्धांत पे काम करता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी मैग्नेटिज्म, तो कहेगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। जनरेटर किस उस पे सिद्धांत पे काम करता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। पुल पार करते समय सेना के जवानों को कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है, राइट। या जब हम किसी गुफा के अंदर जाते हैं तो कहते हैं आप जयकारे मत लगाइए, आप कुछ सब लोग एक साथ मत चिल्लाइए, क्योंकि वो रेजोनेंस के कारण गिर भी सकती है, इसलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य, जो स्रोत है जहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और श्रोता जो सुन रहा है के मध्य आपेक्षिक गति होती है, एक रिलेटिव मोशन होता है, तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति मूल ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न हो जाती है। यानी कि जो श्रोता है जो सुन रहा है आवृत्ति को, और जैसे मान लीजिए यहाँ जहाँ से प्रोड्यूस हुई, मान लीजिए उसकी आवृत्ति कुछ और है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ है और सुनाई उसको दे रही है मात्र 20 हर्ट्ज़ की, तो आवृत्ति यहाँ पे चेंज हो जाती है। श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं, इसे हम आभासी आवृत्ति कहते हैं। श्रोता एवं स्रोत के मध्य दूरी ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। श्रोता और स्रोत के मध्य की दूरी जो होती है वो ध्वनि की आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जैसे इनके मध्य की दूरी मान लीजिए कि क्या है, हमने मान लिया d है श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी, और वो व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के। न्यू मैंने बताया था आपको, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी का साइन। तो कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब दूरी जितनी ज़्यादा होगी आवृत्ति उतनी कम होगी, आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी दूरी उतनी कम होगी। ज़्यादा दूरी तो कम आवृत्ति। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि 50 से 20 कर दिया था, तो ऐसे ही नहीं कर दिया था भाई, डिस्टेंस बढ़ रही है तो आवृत्ति आपकी कम हो जाएगी, डिस्टेंस घट रही है तो आपकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल वायुयानों या पनडुब्बियों की चाल निर्धारित करने में और तारों की गति की का पता लगाने में, यानी जो स्टार्स हैं उनकी गति का पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। हम पढ़ेंगे प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति, यानी कि फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। चलिए, प्रतिदीप्ति को कहते हैं फ्लोरेसेंस और स्फुरदीप्ति को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं कि ये अयांत्रिक तरंगें हैं, यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और नॉन मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, मतलब तुरंत एक चार्ज आता है जिसकी वजह से ये तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। एसी परिपथ यानी कि अल्टरनेटिव करंट के परिपथ में धारा के बदलने पर भी यही तरंगें उत्पन्न होती हैं। निर्वात एवं वायु में इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है प्रकाश की चाल। एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात थी, अब हम एक्चुअल में प्रतिदीप्ति की बात करेंगे, यानी कि फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो फ्लोरेसेंस होता क्या है? जब तक किसी स्रोत द्वारा एक वस्तु पर प्रकाश गिरता है केवल तब तक वह वस्तु चमकती है। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जब तक कोई वस्तु है उस पर प्रकाश की किरण गिर रही है, ठीक है, तब तक वो चमक रही है। जब प्रकाश की किरण गिरना बंद हो जाएगी तो वो चमकना भी बंद हो जाएगी। जैसे बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर एक्सरे प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। दिशा निर्देश वाले बोर्डों को प्रतिदीप्ति पदार्थ से रंगा जाता है। क्या होता है, जो डायरेक्शन में, जो हम सड़क पर जब जाते हैं तो उसमें लेफ़्ट राइट ऐसे डायरेक्शन का साइन बोर्ड बना होता है, तो जब तक उस पर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तब तक तो हमें दिखता है, उसके बाद वो हमें नहीं दिखता है,
ठीक है, अब स्फुरदीप्ति क्या होती है? ऑन दी अदर हैंड स्फुरदीप्ति यानी फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? इस प्रक्रिया में प्रकाश के स्रोत को हटाए जाने पर भी वह वस्तु चमकती रहती है, जिससे प्रकाश उस स्रोत द्वारा मिल रहा था, जिसे उस प्रकाश उस स्रोत द्वारा मिल रहा था। जैसे घड़ी की सुइयाँ हमें दिखती हैं। और इसका एक सरल भाषा में अगर बात करें तो फॉस्फोरेसेंस का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे सनलाइट पड़ रही थी, वो सनलाइट, अब सन तो अंधेरा हो गया तो सन तो चला गया, ठीक है, अंधेरा हो गया, रात हो गई, लेकिन फिर भी वो चीज़ चमक रही, मतलब उसने किसी तरह से स्टोर कर लिया है उस लाइट को, तो वो फॉस्फोरेसेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोरेसेंस और आपने बात कर ली फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस की। नेक्स्ट है हमारा टोन और स्वर। टोन और स्वर को कहते हैं नोड। टोन क्या होता है? वह ध्वनि जिसमें केवल एक आवृत्ति होती है, एक ही टोन होती है। कहते हैं ना, अपनी टोन थोड़ा सही कर लीजिए, मतलब आप थोड़ा गुस्से में बोल रहे हैं, थोड़ा टोन अपनी सही कर लीजिए। जब हम किसी से बहुत एग्रेसिव होकर बात करते हैं तो वो कहता है कि टोन सही कर लीजिए, मतलब हम एक ही आवृत्ति में बात कर रहे हैं। स्वर क्या होता है? नोड वह ध्वनि जो विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से बनती है। जैसे हम जो स्वर होता है, कहते हैं ना आप, मतलब बड़ी बड़ी सुरीली आवाज़ है, तो कई सारी जब फ्रीक्वेंसीज, मतलब आप हाई नोट, लो नोट, अलग अलग तरीके के स्वर होते हैं, वो इतना म्यूज़िकल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होता है तो वो स्वर होता है, और जब एक ही फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होता है तो वो क्या होता है? टोन होता है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार और रडार। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और लिडार, लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तीनों ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर आधारित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा तीनों के फुल फॉर्म। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिडार का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तीनों ही ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनमें क्रमशः साउंड, रेडियो और लाइट वेव्स का यूज होता है। मतलब सोनार में साउंड वेव्स का, रडार में रेडियो वेव्स का, और लिडार में लाइट वेव्स का यूज होता है। सोनार का यूज़ हम क्यों करते हैं? सोनार का यूज़ समुद्र की गहराई का पता लगाने में और पनडुब्बी की चाल और दिशा का पता लगाने में करते हैं। रडार का यूज़ हम क्यों करते हैं? वायुयानों, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो प्लेन है वो रडार से मिस हो गया, मतलब कि जो हमारा रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग सिस्टम था वहाँ से हट गया, अब हम उसकी डायरेक्शन नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हमारा जो वायुयान है वो किस दिशा में चल रहा है या कहाँ गया। मिसाइलों की स्थिति व गति पता लगाने में भी हम रडार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिडार। लिडार का यूज़ क्यों करते हैं? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम का यूज़ हम करते हैं पहाड़ों की ऊंचाई पता लगाने में और मौसम के पूर्वानुमान, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? मौसम विभाग, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये था हमारा पूरा ध्वनि के बारे में। आई होप आपको तरंग के बारे में, सॉरी, आपको आई होप समझ में आया होगा। तरंग के बारे में बहुत अच्छे से, वेव्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, साउंड वेव्स के बारे में अच्छे से बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है बीच में मैं बायोलॉजी पे स्किप कर जाऊं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बहुत दिन तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी बोरियत होने लगती है और आपको भी बोरियत होने लगी होगी। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी या तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें हम और आपकी हेल्प करते रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।